और चलिए उत्तराखंड एक्सप्रेस में बात सबसे पहले चमोली की होगी, जहां कर्णप्रयाग के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। इस दौरान मलबे की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई है। पंचपुलिया के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं। इसके साथ ही पहाड़ी से मलबा भी गिरा है, जिसकी वजह से एनएच बंद हो गया है। एक बाइक सवार मलबे की तपेट में आ गया, जिसकी मौके पर की मौत हो गई। वहीं हाईवे बंद होने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है और यात्री खासे परेशान हैं। ओके सर, मैं इमीडिएट कोशिश करूंगा। जसपुर में एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक को आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इसके साथ ही बता दें कि उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जोशीमठ के पास विष्णुप्रयाग में 2 पर्यटकों की जान तब आफत में आ गई जब वे गूगल का सहारा लेकर प्रयाग दर्शनों के लिए पहुंचे, लेकिन जंगल में रास्ता भटक गए। दिल्ली से आए अमित और दीपिका ने गूगल मैप से नरसिंह मंदिर से विष्णुप्रयाग तक पैदल निकल गए, लेकिन रास्ता भटकने से अलकनंदा और धौली नदी के संगम पर धौली नदी के तट पर फंस गए। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने दोनों का सफल रेस्क्यू किया है। दोनों को नदी से बाहर निकाला गया। दिल्ली के रहने वाले हैं, तो हमें ये सूचना मिली कि 2 लोग नदी किनारे फंसे हैं। बाद में जब हमने इनको निकाला तो पता चला कि पति पत्नी है, जिसका नाम दीपिका और क्या नाम है अमित, जिनका अमित है, इनका नाम अमित है। से इन लोगों को निकाल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। यहां सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस भर्ती और वीडियो भर्ती के नाम पर आरोपी ठगी कर रहा था। आरोपी नरेश कुमार को सहसपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। नरेश कुमार ने भर्ती के नाम पर 3 लाख रुपए एडवांस लिए थे और कैंडिडेट के साथ 15 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था और सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा में पास कराने के नाम पर ठगी हुई है। आरोपी नरेश कुमार सहसपुर के सीएचसी में लैब असिस्टेंट है। नरेश ने एक रविंद्र राणा नाम का व्यक्ति है, जो 2021 में जो वीडियो का वैकेंसी निकली थी, उसने उसको ये कहा था कि भाई हम 15 लाख में आपको भर्ती करा देंगे और इसने क्या लिया कि उसे 3 लाख रुपए लिया। फर्जी डॉक्टर के मामले में नया एक्शन हुआ है। देहरादून पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। मामले में पुलिस ने 2 फर्जी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को अरेस्ट किया है और ज्योति ने भी मुख्य आरोपी इमलाक खान से ही 8 लाख रुपए में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की फर्जी डिग्रियां तैयार की थी। वहीं आरोपियों ने अपने इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट भी इमलाक से फर्जी तैयार करवाए थे। साथ ही बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने कहीं भी प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन इन डिग्रियों से सरकारी जॉब की तैयारियां कर रहे थे। अब तक 14 आरोपी इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। नैनीताल में पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा समेत अन्य लोगों के अवैध निर्माण पर प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। बिना नक्शा पास किए 3 मंजिला भवन पर हथौड़ा चलाया गया। दरअसल काशीपुर हाउस में बिना अनुमति और बिना नक्शे के मकान का कई दिनों से निर्माण हो रहा था और 3 मंजिला भवन अवैध तौर पर तैयार कर दिया गया था, जिस पर प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। पहले मकान मालिक को 15 दिन का समय दिया था, लेकिन ये दस्तावेज भी प्राधिकरण को नहीं दिखा पाए। में जुलाई 2022 में इसमें चालानी प्लस सीलिंग की कार्रवाई हुई थी। एडवोकेट सैयद सिद्दीकी, केसी सिंह बाबा, दीपक सनवाल एंड हितप्रेत व्यक्ति नाम से। तत्पश्चात इसमें ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हुए। विपक्षी इसके खिलाफ जो है माननीय आयुक्त न्यायालय में अपील में गया। वर्तमान में अपील खारिज हो चुकी है जनवरी में। तत्पश्चात में पुनः ध्वस्तीकरण के आदेश हुए हैं।
देहरादून से उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर हरीश रावत ने कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के घर पहुंचकर मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली है। मुलाकात के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, प्रीतम सिंह मेरे भाई जैसे। इसके साथ ही कहा, कुछ बातें थी पर मैं यही कहूंगा कि समझ पैदा नहीं कर सका, एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे और 2022 के चुनाव में दोनों नेताओं को मुख्यमंत्री पद का दावेदार कहा जा रहा था। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले हरीश रावत और प्रीतम सिंह की मुलाकात को अहम माना जा रहा है। हरीश रावत के साथ न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। सर एक बात, पहले सवाल तो यही कि आज आप प्रीतम सिंह जी के घर पे पहुंचे, इसके मायने क्या है? मायने अच्छे हैं। हम एक परिवार के सदस्य, एक पार्टी के हैं और प्रीतम सिंह हमारी पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, अति महत्वपूर्ण नेता हैं। फिर कई तरीके की बातें फैलती हैं, जब आप बातचीत करते हैं तो बहुत सारे रास्ते निकलते हैं और प्रीतम सिंह जी से मेरा पारिवारिक रिश्ता भी, उनके हमेशा कांग्रेस में मेरे साथ रहे, मुझे मदद करते रहे, यहाँ तक पहुँचाने में उनका बड़ा भारी योगदान है। और फिर भविष्य के लिए जब हम देखते हैं तो अपने भविष्य के नेताओं को तो खोजना ही पड़ता है। पर सर ये माना गया पिछले विधानसभा चुनाव से, देखा भी गया और माना भी गया कि 2 गुट है, हरीश रावत गुट, प्रीतम सिंह गुट, दोनों को मुख्यमंत्री बनना है, दोनों की मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई है। तो क्या इस लड़ाई का अंत? मैं कभी इस लड़ाई में नहीं था और प्रीतम के लिए स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी ने 2017 में प्रीतम सिंह हमारे साथी थे, सहयोगी थे, साथी लड़े थे। अब नेचुरली लगता है आदमी को कि कभी मेरी बारी भी आनी चाहिए, तो अस्वाभाविक कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्होंने उसको एक इशू जैसा बना करके पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी की, मगर जो कहा जाता है कि कांग्रेस के हार का कारण गुटबंदी थी, ऐसा कुछ नहीं था। दोनों के दिल एक हैं लोकसभा चुनाव के लिए, प्रीतम सिंह, हरीश रावत। हमारे कदम एक रहेंगे, जब कदम एक रहेंगे तो दिल अपने आप एक होंगे। तो जो एक बात ये कि किसी ने, जिसने कंफ्यूजन पैदा किया आप दोनों के रिश्ते में, वो गलतफहमी आपसे हुई या प्रीतम सिंह से भी, ये इस पर आप कुछ कहेंगे? मैं उम्र में बड़ा हूँ तो मुझे ही स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई गलतफहमी हुई है तो मुझे ही स्वीकार करना चाहिए कि उसमें मेरी गलती है। इन सभी महारथियों से मेरी बातचीत हो गई है, इन सभी दोस्तों से मेरी बातचीत हो गई है और सब एक रहेंगे। और बहुत जल्दी मैं न्यूज़ 18 को कहना चाहता हूँ, आप हमको प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी देखेंगे कभी कभी एक, और कभी कभी प्रोग्राम्स में भी एक देखेंगे। लेकिन एक बात मान करके चलिए, हर कार्यक्रम में सब नेता एक नहीं, एक साथ नहीं जा सकते। कैमरा से दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा है कि हरीश रावत सीनियर नेता है और उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। यहां भी मुलाकात के दौरान राजनीतिक बातें हुई हैं। उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है, तो आज आए, तो जब आए तो स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो, इसके लिए जो है वार्तालाप होता रहता है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, जिस पर हरीश रावत ने कहा है कि चुनाव लड़ने की इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन 2016 के कुछ खलनायकों ने कांग्रेस का नुकसान किया और 9 साल से कार्यकर्ता निराश हैं। हरीश रावत ने कहा कि हरक सिंह रावत ने मेरी सलाह मानी होती तो आज कांग्रेस के ये हालात नहीं होते। वहीं हरक सिंह रावत ने कहा है कि बार बार बातों को दोहराना नहीं चाहिए, जब मैं पार्टी में आया तब क्यों नहीं ये बात हुई। निवेदन करूंगा कि वो भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। दो 2016 में पूर्व सीएम हरीश रावत की सरकार गिराने वाले नेताओं में हरक सिंह रावत भी शामिल थे। 2022 में हरक सिंह रावत की भले ही कांग्रेस में एंट्री हो गई हो, पर हरीश रावत के मन में लगे जख्म आज भी हरे हैं। यही वजह है कि जब हरक सिंह रावत ने हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई तो हरीश रावत ने साफ कह दिया कि ये अपने चुनाव लड़ने की चिंता का वक्त नहीं है, पार्टी की चिंता का वक्त है। और अगर 2016 में सरकार नहीं गिराते तो आज कांग्रेस इस हाल में नहीं होती। देखिए, 2016 एक बहुत ही कटुतम अध्याय है। एक पापपूर्ण कूट रचना के जरिए
सरकार गिराई गई। और आज कांग्रेस का कार्यकर्ता 9 साल से सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, परेशान है, लोगों के काम धंधे छिन गए हैं। हरक सिंह रावत को आपकी सलाह सर? यदि मेरी सलाह मानते तो यहाँ तक स्थितियां नहीं आती और कांग्रेस आज सत्ता से बाहर नहीं। हरक सिंह को हरीश रावत माफ नहीं कर पा रहे हैं तो हरक सिंह ने भी सीधे शब्दों में अपनी बात कही है। हरक सिंह रावत का कहना है कि अब 2016 की बगावत की बात करना ठीक नहीं है, सबको 2024 लोकसभा चुनाव पर ध्यान देना चाहिए। हरक सिंह ने कहा कि अगर किसी को दिक्कत थी तो उस दिन बोलना चाहिए था जिस दिन मैं कांग्रेस में आया था। अब 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बार बार अगर हम दोहराएंगे तो उससे एक तरफ हम कहें कि नहीं साहब पार्टी को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए, और एक तरफ हम 2016 की बात को दोहराने लगे हैं, एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी करने लगे हैं, तो उससे पार्टी कमजोर, उससे पार्टी मजबूत तो होगी नहीं। भाई अगर कोई दिक्कत थी किसी को तो उस दिन, जिस दिन सम्मिलित करने की बात थी उस दिन कह देते। हरीश रावत और हरक सिंह रावत को एक दूसरे का धुर विरोधी माना जाता है और ये विरोध दोनों नेताओं के बयानों में आज भी खुलकर नजर आता है। और हरिद्वार सीट से लोकसभा चुनाव की बात को लेकर हरीश रावत और हरक सिंह रावत आमने सामने आ चुके हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी थारू राजकीय इंटर कॉलेज गए, जहां सीएम धामी ने अपने बचपन के दिनों को याद किया। सीएम धामी ने थारू राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ाई की थी। इस दौरान सीएम धामी स्कूल के छात्रों के साथ सहपाठी की तरह बेंच पे बैठकर बात की। छात्राओं ने सीएम धामी से कई सवाल भी पूछे, जिसका सीएम धामी ने जवाब भी दिया। कि पहले की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में आपको क्या चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पे, और जैसे कि आप इस राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं, हम पहले की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में अंतर इतना है कि आप लोगों ने कभी तख्ती में पढ़ा? तख्ती में नहीं पढ़ा। तो पहले के समय में तख्ती में पढ़ाई होती थी। पहले के समय में जो अभी एक यहाँ बाल समागम हुआ था, आज साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले के समय में साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तेज नहीं थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और जो तकनीकी ज्ञान है वो हमारे छोटे छोटे बच्चों को, आप लोगों को जितना है शायद उतना हम लोगों को नहीं है। एक तो ये अंतर है, लेकिन समानता दोनों में है। वो समय भी ऐसे ही था, ये समय भी ऐसा है। सीखने की जो ललक है, पढ़ने की जो चाह है, वही व्यक्ति को आगे ले जा सकती है। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी बाबा भारामल के मंदिर पहुंचे। भारामल मंदिर में जाकर सीएम धामी ने माथा टेका और बाबा से राज्य के विकास के साथ शांति की प्रार्थना की। इसके साथ ही सीएम धामी ने मंदिर क्षेत्र में हुए निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पुष्कर सिंह धामी पहुंचे मंदिर और खटीमा में उन्होंने मत्था टेका। मंदिर में निर्माण कार्य का जायजा भी मुख्यमंत्री ने लिया। अल्मोड़ा पहुंची विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने बड़ा बयान दिया है। रितु खंडूरी ने कहा कि गैरसैंण को ही राज्य की अस्थायी राजधानी भी बनाया जाएगा, ये उनका विश्वास है और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। रितु खंडूरी ने कहा कि राज्य सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है और उसके बाद उसे अस्थायी राजधानी बनाया जाएगा। खंडूरी ने कहा कि मेरी, आपकी और सबकी यही इच्छा है, सबकी यही मांग है कि गैरसैंण को ही पहाड़ी राज्य की स्थायी राजधानी होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि विश्वास है कि जल्द ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। बिल्कुल है, मांग है स्टेट की, आपकी, मेरी, पूरी जनता की ये मांग है। और सरकार ने, मैं बधाई भी देती हूँ कि उन्होंने समर कैपिटल के तौर पर उसको वहाँ शुरुआत की है और मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे हम उसे एक दिन अस्थायी राजधानी भी बनाएंगे।
एक तरफ तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ देहरादून के रायपुर में विधानसभा और सचिवालय की नई बिल्डिंग बनाने की कवायद शुरू हो गई है। अब सवाल यह है कि एक छोटे से राज्य में इतनी विधानसभा, इतने सारे सचिवालय की क्या जरूरत? अस्थायी राजधानी देहरादून से लगे रायपुर में नई विधानसभा और नए सचिवालय बिल्डिंग बनाने के प्रस्ताव पर तेजी से काम शुरू हो गया है। सरकार अब रायपुर में विधानसभा भवन के साथ ही सचिवालय, डायरेक्टरेट और अन्य विभागों की बिल्डिंग भी बनाने की योजना बना रही है, ताकि एक ही जगह पर सभी ऑफिस होने से कामकाज में सहूलियत रहे। आर्थिक सलाहकार मैकेंजी ग्लोबल भी इसको लेकर अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। लिहाजा सरकार अब शहर से लगे इस नए एरिया के लिए मास्टर प्लानर फर्म नियुक्त करने जा रही है। जितने निदेशालय और अन्य ऑफिस जो हैं चल रहे हैं, सब एक कॉम्प्लेक्स में आ जाएं। उसमें सहूलियत भी रहती है। अगर कोई शासन स्तर की मीटिंग होती है तो सभी लोग को कार्यालय वहाँ होने पे सुविधा होती है। और दूसरा, ऐसा शिफ्टिंग करने पर हमारे पास कई लैंड पार्सल्स शहर के अंदर निकल के आ जाएंगे। देहरादून में ट्रैफिक के दबाव और जगह की कमी के चलते रायपुर में विधानसभा और सचिवालय शिफ्टिंग का प्लान है। स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास करीब 60 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड पर सैद्धांतिक मंजूरी भी केंद्र से मिल गई है। हालांकि अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि छोटे से राज्य में जहां इनकम के सोर्स खोजे नहीं मिलते, वहां इतने सारे विधानसभा भवन और सचिवालय कितने जरूरी हैं। रायपुर का ये वही एरिया है जहां पर विधानसभा और सचिवालय के नए भवन प्रस्तावित हैं। दरअसल 2000 में जब उत्तराखंड राज्य बना था, तब आनन फानन में देहरादून जिले के विकास भवन को विधानसभा भवन का रूप दे दिया गया था। तो देहरादून जिले का जो डायट ऑफिस था उसको सचिवालय में कन्वर्ट कर दिया गया था। इन दोनों भवनों के शहर के बीचों बीच होने के कारण लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जाम जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। सरकार का मानना है कि यदि रायपुर के इस एरिया में विधानसभा भवन, सचिवालय और डायरेक्टरेट के ऑफिस यहाँ पर खोले जाते हैं तो शहरवासियों को जाम जैसी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। पिथौरागढ़ के लोगों को हवाई सफर करने के लिए अभी 2 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा। मुख्य सचिव SS संधू ने बताया कि हवाई सेवा के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन जिस कंपनी को हवाई सेवा शुरू करने का काम मिला उसके पास फिलहाल प्लेन नहीं है। CS ने यह भी बताया कि कंपनी को प्लेन खरीदने में 2 महीने का समय लग सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नैनीसैनी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण भी किया जाना है, जिसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कई सुझाव दिए गए हैं, जिन पर तेजी के साथ काम हो रहा है। फ्लाइट भी करीब 2 महीने में चलने की संभावना है। टेंडर वगैरह सक्सेसफुल हो गए हैं। अब जिस कंपनी को मिला है वो हवाई जहाज खरीद रहे हैं, तो वो उन्होंने पहले ऑर्डर दे दिया है। बताया गया है कि वो भी कह रहे हैं कि 2 महीने में हमारी व्यवस्था हो जाएगी। और प्लस एयरपोर्ट का सुधार की भी आवश्यकता है, इसको थोड़ा बड़ा भी करना है, सुधारना भी है, ताकि और फ्लाइट्स आ सकें। उसके लिए भी कहाँ कहाँ क्या क्या होना है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक लिस्ट दी है कि ये चीज़ें आप करें तब इसका सुधार होगा और फ्लाइट्स आ सकेंगी, वो भी सर। हल्द्वानी के पास लालकुआं में रेल की पटरी पर एक जंगली जानवर आ गया। देर रात की यह घटना है जब जानवर रेलवे ट्रैक के बीच में आकर चलने लगा। ट्रेन के ड्राइवर ने समय रहते जंगली जानवर को देख लिया और बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस दौरान जानवर काफी देर तक ट्रैक पर चलता रहा। इस इलाके में अक्सर जंगली जानवरों का मूवमेंट रहता है और उनके आने से बड़े ट्रेन हादसे का खतरा बना रहता है।